अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। इश्क को है गिरा किस नंबर 14 एपिसोड क्रेडिट गोज़ टू शुमाइला हसन, आरूश खान, साया नाज, प्रूफरेड बाय कनवा गाजी। सो लेट्स स्टार्ट। इश्क को है गिरा है, लगता है ये हकीकत गुमा है, लगता है बस लम्हों में सोच उगती है, हिजर भी दरमियाँ है, लगता है मिल गए हैं दो चाहने वाले, ये कोई दास्तां है, लगता है ऐसी ताज़ा निशानियाँ हैं तेरी, तू अभी तक यहाँ है, लगता है आग अंदर कहीं ये सुलगे तो चार जानिब दुआ है, लगता है तू जो भूली नहीं मुझे अब तक, कोई मुझसा वहाँ है, लगता है आ गई है घड़ी बिछड़ने की, ऐसा सोचा कहाँ है, लगता है झिलमिलाने लगी हैं जो आँखें, कुछ तो दिल में नहीं आ है, लगता है सबसे कहता है हाल इस दिल का, मेरा चेहरा ज़ुबां है, लगता है आतिफ सईद। शहर इक़्तिदार पर एक रोशन चमकीली और पुरहिद्दत सुबह दोपहर चढ़ने तक फिर से कोहरे में डूबने लगी थी। सायरा के काले हिजाब में गिरे चेहरे के दरमियान सर्दी से सुर्ख पड़ती नाक किसी कश्मीरी सेबों के बीच रखी लाल मिर्च का तासुर दे रही थी। वो हाथों को रगड़ती कॉलेज के मरकजी फाटक से बाहर निकलकर इधर उधर गाड़ी की तलाश में निगाहें दौड़ाने लगी तो कदरे फासले पर अपनी गाड़ी से टेक लगाए ज़ुलैदैन के चेहरे पर इसके मुतवक्का रद्द-ए-अमल को सोच कर ही एक जानदार सी मुस्कुराहट दौड़ गई। इसी पर सायरा की निगाह भी इस तरफ उठी थी और ज़ुलैदैन को वहाँ मौजूद पाकर उसके चेहरे पर बिखरी मुस्कुराहट देखते दोहरी हैरत का शिकार हुई। वो हमेशा ऐबक और अलीज़ा के साथ ही घर जाती थी, मगर आजकल ऐबक के इम्तिहानों से पहले की छुट्टियाँ चल रही थीं और अलीज़ा भी आज सर दर्द के बायस ना आई थी, सो वो आज अकेली ही कॉलेज आई थी। और अब ज़ुलैदैन को इधर मौजूद पाकर सर्दी का एहसास उड़न-छू हुआ ही था, साथ ही साथ इसके हाथों के तोते चिड़ियाँ सब उड़ गए। वो मरे मरे कदमों से चलती गाड़ी तक पहुँची तो ज़ुलैदैन ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलकर उसे बैठने का इशारा किया और झिझकते हुए गाड़ी में सवार हुई। कुछ कहने या पूछने की जिसारत इसे ना की कि मुबादा वो इसे यहीं ना छोड़ जाए। सारा के बैठते ही वो घूमकर दूसरी तरफ आता ड्राइविंग सीट संभालते ही गाड़ी चला चुका था। सारा के दिल की हालत अजीब सी हो रही थी। ये उसका किसी के भी साथ तन्हा सफ़र का पहला तजुर्बा था, वरना वो ज़्यादातर अलीज़ा के साथ ही सफ़र करती थी या अनीज़ा भी इसके साथ होती थी। ऐबा के साथ भी कहीं आते जाते वक्त अरमान इनके साथ होता था। अलीज़ा इस मामले में खासी मुख्तार थी, मगर आज तो सब कुछ इसके तवक्का के बरवक्स होने वाला था। वो खामोशी से हाथ मसलती सामने शीशे के पास नज़रें जमाए बैठी थी। इसके यूँ चौकस अंदाज में बैठने पर ज़ुलैदैन के लबों को हफ़ीफ़ सी मुस्कुराहट ने छुआ। वो कुछ देर कबल ही जहाँ ज़ेब के दफ्तर से निकल रहा था जब उन्होंने इसे रास्ते में से सायरा को भी घर ले जाने की हदायत की थी। इसे अभी शाहज़ेब की तरफ भी जाना था, मगर वो इनकार करते करते न जाने क्या सोचकर हाँ कह गया। गाड़ी में छाई खामोशी को ज़ुलैदैन सयाल की आवाज़ ने तोड़ा था। पढ़ाई कैसी जा रही है तुम्हारी? उसके सवाल पर साया ने एकदम चौंक कर उसे देखा और फिर इस बात में सर हिलाकर दोबारा अपने हाथों को मसलने लगी। हाथों में दर्द है क्या? ज़ुलैदैन सवाल पर सायरा के हाथों की हरकत एकदम रुकी। इसने बेसाख्ता नफरी में सर हिलाया। तो फिर इन बेचारों को क्या कसूर है जो यूँ बेदर्दी से ने मसल रही हो? उसकी बात पर सायरा ने दोनों हाथ पहलुओं में गिरा लिए। ज़ुलैदैन ने एक बार बहुत शिद्दत से महसूस की थी कि लईक अंकल के बेटे की शादी के बाद से सायरा उससे पहले से भी ज़्यादा घबराने लगी थी। उसने उसे देखकर सबके बीच से उठ जाना काफ़ी पहले तर्क कर दिया था, मगर पिछले कुछ अरसा से ये सिलसिला फिर से शुरू हो गया था, जिस पर बाकी सब ने तो नहीं मगर ज़ुलैदैन के अलावा भी एक और शख्स ने गौर किया था। उसे देखते ही उसके चेहरे की मुतगय्यर हो जाने वाली रंगत इस दूसरे शख्स के इर्द गिर्द खतरे की घंटियाँ बजाने लगी थी। वो इस तकरीब के बाद एक दो बार ही घर आया था, मगर सायरा के दिल पर हुई वारदात से मुकम्मल तौर पर बेबहरा ना रहा था। मज़े की बात, इसे इस सोच पर गुस्सा ना आया था, बल्कि वो एक अजीब सरखुशी की सी कैफियत में गिरा था जिसे वो कोई भी नाम देने से कासिर था। ये हम कहाँ जा रहे हैं? गाड़ी को घर के बजाय किसी अनजान रास्ते पर दौड़ते देखकर सायरा ने सरसीमगी से भरे लहजे में इस्तफसार किया। पर्वतों के पार, आसमान से परे, कहीं बहुत दूर। ज़ुलैदैन के जवाब पर सायरा की सिटी गुम हुई और सुरमई सागर एकदम पानियों से भरे थे। उसके हवाइयाँ उड़ाते चेहरे को देखते अगले ही पल ज़ुलैदैन का एक फलक शगाफ कहकहा गाड़ी में गूंजा था। फ़िक्र न करो, तुम्हें अगवा करके हरगिज़ नहीं ले जा रहा। शाहज़ेब से कुछ काम है मुझे, इसकी तरफ जा रहा हूँ। ज़ुलैदैन ने इसके रखसारों पर बह जाने वाले आंसुओं पर इसे मज़ीद तंग करने का इरादा तर्क करते नरमी से वजाहत की, जो कि सायरा को कुछ हाल पसंद नहीं आई। तो मुझे क्यों ले जा रही हैं? मैं वहाँ क्या करूँगी भला? सायरा ने इस बार कदर तीखे लहजे में दरियाफ्त किया। बहादुरी के साला मुजाहरे पर ज़ुलैदैन के होंठ ओ की सूरत में शुक्र थे। तुम बैठकर पर्वतों के पास जाने की प्लानिंग करना और मैं अपना काम निपटा लूँगा। ज़ुलैदैन की बात पर सायरा ने एक बार फिर से यूँ देखा गोया इसकी गायब दिमागी पर शुबा हो। कहाँ वो इसे मुखातब भी नहीं करता था, कहाँ आज अपनी ज़ुमानी गुफ्तगू से इसके दिल को पंखे दिए जा रहा था। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे। उसके यूँ देखने पर ज़ुलैदैन ने अपनी मुस्कुराहट डुबाते एक बार फिर खिलाफ़ी आदत इसे वजाहत दी। सायरा ने फिर किसी उल्टे जवाब के डर से दोबारा कोई सवाल न किया। अगले 10 मिनट में वो शाहज़ेब के घर पर मौजूद थे, जिसने सायरा को अंदर अपनी वालदा और बहनों के पास भिजवा दिया और ख़ुद वो दोनों बाहर बैठक में बैठ गए थे।
हाँ भाई नौशे मियाँ, ये बतीसी क्यों इतनी बाहर निकल रही है? शाहज़ेब ने इसे मुस्कुराते देख मुस्कान हेज़ी से पूछा तो जुल्दैन की मुस्कुराहट फ़ौरन सिमटी। कोई बकवास नहीं शाहज़ेब, और ये नौशा क्या होता है? जुल्दैन ने अपनी शहादत की उंगली उठाकर तनबीह करने के साथ ही सवाल भी पूछ डाला। अब तुमने बोलने से मना कर दिया है तो फिर मैं क्या बोलूँ? शाहज़ेब ने अच्छे बच्चे की तरह इसकी बात मानने की अदाकारी करते चेहरे पर इंतहाई मासूमियत बिखेर कर जवाब दिया तो जवाबन जुल्दैन ने इसे तेज़ घुरी से नवाजा। ओके कोई बात नहीं, मैं गूगल कर लूँगा। अभी मुझे फ्लैश ड्राइव दो ताकि मैं निकल सकूँ। जुल्दैन ने मज़े से कहते अपने आने का मकसद इसे बावर कराया तो शाहज़ेब का मुंह बना देख उसका कहकहा बेसाख्ता था। अपने खड़ूस यहाँ को यूँ हंसते देख शाहज़ेब ने दिल ही दिल में से हंसी के दायमी होने की दुआ की थी, मगर दुआ की कबूलियत का भी एक वक्त होता है। उस दुआ का वक्त अभी नहीं आया था। बहुत अच्छे लग रहे हैं यूँ खुशपाश से, सच में दिल को एक सुकून सा मिला है तुम्हें यूँ देख कर। शाहज़ेब इसकी ज़ात के हर रंग से वाकिफ़ था, सो मोहब्बत भरे लहजे में गोया हुआ। अब नज़र ना लगा देना, जाकर वो ड्राइव ले आओ। जुल्दैन ने मुस्कुराकर उसे फिर से जाने का अंदिया दिया। इतनी भी क्या जल्दी है, चाय पीकर जाना। शाहज़ेब को इसकी जल्दी कुछ खास ना बाई थी। नहीं यार, अम्मा जान इंतज़ार कर रही होंगी। सारा को घर पहुँचने में ज़रा सी भी ताख़ीर हो तो वो परेशान हो जाती हैं, और आज तो इसके मेरे साथ होने के ख़्याल से ही इनका फ़शार खून अब तक बढ़ चुका होगा। जुल्दैन ने मुस्कुराते लहजे में अपनी बात मुकम्मल की। इसका अपनी ज़ात को लेकर सबके ख़्याल से आगाही का ये रुख सिर्फ शाहज़ेब ने ही देख रखा था। वो सब भी क्या करें, तेरी हरकतें ही ऐसी थी, और आज इसके चेहरे की उड़ी रंगत तो तेरी ये बसीती सी देखते। मुझे पूरा यकीन है कि तूने ज़रूर कोई फुलझड़ी छोड़ी होगी रास्ते में। शाहज़ेब के चमक के कहने पर जुल्दैन एक बार फिर होले से मुस्कुरा दिया। ये औरतों की तरह टोल लेना छोड़ो और जाओ, ये काम कहा है वो करो। जुल्दैन को मुस्कुराता देखकर शाहज़ेब ने बेसाख्ता अपनी नज़रों का ज़ाविया मोड़ा कि उसे इस कदर प्यारा लग रहा था कि इसे डर हुआ कहीं उसकी नज़र ही न लग जाए, मगर अब शायद इस मुकम्मल का वक्त गुजर चुका था। बहुत अच्छा लगा तुम्हें ये हुशपाश देखकर। जानते हो जुल्दैन, जो लोग वक्त पर हकीकत तस्लीम करते, सच्चाई मान लेते हैं, वो लोग कभी हसारे में नहीं रहते। मेरी मानो तो हाई स्टडीज़ के लिए बाहर जाने से पहले अंकल से बात कर डालो। फ्लैश लेकर आते शाहज़ेब ने जुल्दैन को जो बावर कराया था वो उसे अच्छे से समझ गया था, मगर जुल्दैन ने कुछ भी कहने से गुरेज बता और इसे सारे को बुलाने का कहकर बाहर निकल गया। मेरी बात पर गौर ज़रूर करना। जुल्दैन के से गले में क्या गाड़ी में बैठते वक्त शाहज़ेब ने एक बार फिर से यकीन दहानी करवाई तो जुल्दैन के लबों पर एक जानदार मुस्कुराहट फैली, मगर वो बिना कुछ कहे गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। साया ने अचंभे से स्याह जीन्स के साथ गहरी नीले गोल गले वाली गर्म टी शर्ट के लेदर की जैकेट पहने जुल्दैन सियाल को देखा, जो आज खिलाफ मामूल बात बेबात मुस्कुरा रहा था। घर तक का रास्ता खामोशी से कटा। घर पहुंचते ही वो तेज़ी से निकल कर अंदर की तरफ बढ़ी। उसकी तेज़ रफ्तारी पर जुल्दैन मुस्कुरा कर रह गया। कुछ पल गाड़ी में ही बैठ रहने के बाद वो बालों में हाथ फेर कर मुस्कुराता हुआ अंदर की जानिब बढ़ गया। माँ सदके, आ गया मेरा बच्चा। किधर गुम हो सुबह से? मैं तो कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। जुल्दैन लाउंज में दाखिल हुआ तो एक जानिब से निकलती अम्मा भी ने दूर से ही उसकी बलाएं लेना शुरू कर दी। जुल्दैन के मुस्कुराते लब यकलक सिमटे। उसने एक ताराना निगाह अतराफ में दौड़ाई। रावी चैन ही चैन लिखता था, यानी अम्मा भी को सायरा के उसके साथ आने की खबर न हुई थी। वो एक गहरा सांस भरता अम्मा भी की तरफ बढ़ा। ऐसा नहीं था कि उसे किसी बात का डर था, मगर वो जानता था कि अम्मा भी को ये बात पसंद नहीं आएगी और वो गुस्से में सारा को कुछ भी कहने से गुरेज न बरतेंगी। जुल्दैन इस वक्त किसी का भी मूड ख़राब न करना चाहता था, सो चुपचाप रहने में ही आफियत थी। ए लड़की, किसके साथ आई हो तुम? साया तज़दम होकर लाउंज में आई और अम्मा भी का सवाल सुनते ही उसका रंग सफ़ेद पड़ गया। उसने आगे बढ़कर इन्हें सलाम करते एक नज़र उनके साथ बड़ा जवान जुल्दैन पर डाली और उसकी आँख की हफीफ सी जुम्बिश पर बिना कुछ कहे पीछे को हुई। वस्सलाम, बहरी हो क्या? लटमार अंदाज में उसके सलाम का जवाब देते वो एक बार फिर गोया हूँ। छोड़िए अम्मा भी, मुझे ये बताएं कि सफ़र कैसा रहा आपका? कल मैं जा रहा हूँ और आप अब आई हैं। आंख के इशारे से उसे जाने का कहकर जुल्दैन उनका ध्यान बटाने में कामयाब हो चुका था, मगर उसे अंदाज़ा ही ना था अम्मा भी उसके रवैये से खटक गई थी। इस बात का अंदाज़ा जुल्दैन को ना था, मगर रात के खाने के बाद वह बहू को आड़े हाथों ले चुकी थी। तुम लोग कब तक इस लड़की को अपने सर पर बिठा कर रखोगे? मैं तो कहती हूँ कि जल्द ही कोई रिश्ता देकर उसे चलता करो। अनीज़ा सोने से पहले अम्मा भी को देखने आई तो उनकी गैर मुतवक्के बात पर वो उन्हें नासमझी से देख कर रह गई। उन्हें वाकई अंदाज़ा ना था कि वह किस बाबत बात कर रही हैं। जी, इस मुंशी की बेटी की बात कर रही हूँ। नकाब पढ़ाओ जल्दी उसका। मैं अब मज़ीद उसे अपने बच्चों के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहू के सवालिया अंदाज पर अम्मा बी ने वजाहत की तो अनीज़ा को यकदम उनकी बात पर ठंडे पसीने आए थे। अम्मा बी, अभी तो वो बहुत छोटी हैं। अनीज़ा को समझ ना आई कि वह उनकी इस बात का क्या जवाब दें। अब इतनी भी छोटी नहीं है, मैं गाँव जाते ही उसकी रिश्ता देखने वाली हूँ। दो टोक अंदाज में कहकर वह अपने बिस्तर पर दराज हो गई। यूँ लगता था कि वो सिर्फ अनीज़ा से ये बात करने के लिए ही जाग रही थी। वो भी बत्ती बुझाकर दरवाज़ा बंद करती बाहर निकल आई। अनीज़ा अपनी सोचों में गुम कमरे की तरफ बढ़ रही थी। अगर अम्मा भी ने जहाज़ेब से इस बात का जिक्र कर दिया और उन्हें हामी भर ली तो
इस सोच ने ही अनीज़ा की हालत बुरी की थी। सायरा इन्हें अपनी बेटी की तरह ही अजीज़ थी और इतनी जल्दी से किसी फ़ैसले का इनका कोई इरादा ना था, मगर अम्मा भी की बात का मतलब था कि वो अब जहांज़ेब से भी इस बारे में बात करेंगी। और अनीज़ा ने शुक्र किया कि इस वक्त वो अपने कमरे में मौजूद थे। इन्हें अब अम्मा भी से पहले अपने शरीके हयात से बात करनी थी। क्या हुआ अनीसा, आपके चेहरे का रंग इतना फीका क्यों पड़ रहा है? वो कमरे में दाखिल हुई तो बिस्तर से टेक लगाकर किसी किताब के मुताले में मसरूफ़ जहांज़ेब सयाल ने एक सरसी नज़र इन पर डाली, मगर इनका सफ़ेद पड़ता चेहरा देखकर वो ठिठक कर मुस्तफ़िर हुए। उनके सवाल पर अनीसा ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और चलती हुई बिस्तर के किनारे आन टिकी। जहांज़ेब बगौर इनकी एक एक जुम्बिश को देख रहे थे। सब खैरियत है अनीसा? उनके दोबारा पूछने पर अनीसा ने अम्मा भी की बात उनके गोश गुजार कर दी। आप फ़िक्र ना करें, मैंने सायरा को सिर्फ बेटी कहा ही नहीं, बल्कि वो मेरी ही बेटी है और मैं इतनी जल्दी इसकी ज़िंदगी के बारे में ऐसा कोई फ़ैसला लेने का इरादा नहीं रखता। आप पुरसुकून हो जाएं, अम्मा भी जब बात करेंगी तो मैं खुद देख लूँगा। जहांज़ेब सयाल की सोच पर अनीसा ने सुख का सांस लिया। अपने बिस्तर पर नीमदराज़ वो कितनी ही देरी से सोच में डूबी रहीं। ये दिसंबर की एक ठिठुरती सुबह थी। रगों में खून मंजमद कर देने वाली सर्दी का आगाज़ हो चुका था। सूरज जो आम दिनों में किसी स्कूल के सख्तगीर हेडमास्टर की तरह लाल बबूका हुआ अपने मिजाज की शिद्दत से लोगों को सहमाता फिरता था, इस वक्त किसी नई नवेली दुल्हन की मानिंद चेहरे पर आधा घूंघट डाले अपनी हल्की से चप दिखला रहा था, जिसके बायस हवेली के अहाते में एक नरम सी धूप फैली हुई थी जो रूह को टकोर बख्शती थी। ऐसे में बरामदे में पीछे तख्त पर बैठी अम्मा भी हाथ में फिर रस्पी के दाने घुमा रही थी। उनके बराबर बैठी अनीसा मालटे छीलकर उसकी काशें सामने रखी तपाई पर दरी प्लेट में रख रही थी, जबकि रंगीन पायों वाले पीढ़े पर बराजमान जहांज़ेब सयाल बेगम के हाथ के छिले माल्टों को नमक मिर्च लगाकर खाते हुए मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे कि इन्हें सर्दी का मौसम हमेशा से बहुत पसंद रहा था। कुछ दूर नज़र आते खुले शहर में घर के सारे बच्चे मासूवाए ज़ुरेदैन के क्रिकेट खेलने में मगन थे, जिसका शोर यहाँ से साफ सुनाई दे रहा था। वो लोग अम्मा जान के बुलावे पर 2 दिन पहले ही हवेली आए थे और 2 दिन बाद इनके लोगों की शहर रवानगी थी और ऐसा लकोदक सहन शहर में कहाँ मुयस्सर था, तो वो लोग अपनी ऐसी हसरतें यहाँ ही पूरी किया करते थे। फिर तुमने क्या सोचा है इस लड़की के रिश्ते को लेकर? अम्मा भी ने सामने नजर आती सायरा पर एक चुपती हुई नज़र डालते हुए 2 दिन पुराना सवाल दोहराया। सायरा जो अब्बा का कैच पकड़ने के बाद फरते जज्बात से सुख पड़ती अलीज़ा के हाथ पर हाथ मार रही थी। उनकी साजिशों से अनजान खेल में मुकम्मल तौर पर गर्क थी, जबकि इनके जुमले पर जहांज़ेब सयाल का मुंह तक कीनों की काश ले जाता हाथ थमा। उन्होंने हाथ में पिस प्लेट में रखते हुए एक नज़र अनीसा को देखा, जो नज़रें चुराकर पूरी तनदही से काशियाँ साफ करने में जुट गई। गोया ये इस बात का अंदिया था कि वो इस मामले को खुद संभालें। अम्मा भी से इस मौजू पर बात करना उनके बस की बात नहीं हुई। जो समझे थे कि अम्मा भी ने उस दिन सायरा की निकाह वाली बात यूं ही की थी, तो यहाँ आकर उनकी खामख्याली दूर हो चुकी थी कि सब इतना आसान नहीं था जितना वो समझ रहे थे। अम्मा, सोचना क्या है? जहांज़ेब सयाल गला खंखारते हुए गोया हुए। सायरा भी हमारी ही बच्ची है, अब इसे पढ़ने दें। जब शादी की उम्र होगी तो वो भी हो जाएगी। अभी फ़क्त 17 साल की ही तो है, ये उम्र तो पढ़ने लिखने की होती है। उनका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही अम्मा भी का चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो चुका था। तस्बीह के दाने गिराने में तेज़ी आई। जहांज़ेब सयाल जानते थे कि इन्हें ये बात नागवार गुजरेगी, लेकिन बहरहाल वो इनकी बात मानकर सायरा के साथ जुल्म भी नहीं कर सकते थे। दरअसल 2 दिन पहले अम्मा भी ने सायरा के लिए मुंशी के 35 साला बेटे का रिश्ता बताया था, जो रंडवा और 2 बच्चों का बाप था। पिछले माह ही इसकी बीवी दूसरे बेटे की पैदाइश पर मर गई थी और मुंशी इसके लिए रिश्ते की तलाश में था कि 2 बच्चों को संभालना उसकी बीवी के बस की बात ना थी। अम्मा भी के इल्म में जब ये बात आई तो उन्हें सायरा से जान छुड़ाने का इससे बेहतरीन मौका और कोई नहीं नजर आया। वैसे भी उनके बकौल सायरा की शादी अपने ही जैसे हम पल्ला लोगों में होनी चाहिए और जहांज़ेब सयाल को भी जल्द अज जल्द इस सफ़र से शुबरदोश हो जाना चाहिए कि जवान जहान लड़की को आखिर कब तक घर में रखा जा सकता था। इसलिए वो फ़िलहाल काफ़ी दिनों से इस नेक काम के लिए तकदों में लगी हुई थी। बिलाहि सायरा का हम पल्ला रिश्ता ढूंढने में कामयाब हो गई थी। 2 दिन पहले जब उन्होंने इस रिश्ते का जिक्र जहांज़ेब और अनीसा के सामने किया तो दोनों ही एकदम सन्नाटे में आ गए थे। किसी और ने ये बात की होती तो ऐसी बात मुंह से निकालने पर इसे अच्छी तरह से बताते, लेकिन ये उनकी माँ थी, उनकी इज़्ज़त हर जज्बे से ऊपर थी। दूसरे वो जानते थे कि इन्हें किस तरह मनाना है, सो इस मसले को बहुत तहम्मुल से हल करना चाहते थे। इस दिन भी वो बाल को टालकर उठ गए थे कि इनके जाने के बाद ये किस्सा दब जाएगा, लेकिन आज फिर अम्मा भी ये जिक्र निकाल बैठी थी। उनका बस चलता तो अगले ही पर मौलवी बुलवा कर सायरा को इस कैसे चलता करती, लेकिन बहरहाल वो अपने आप ऊपर होकर फैसला नहीं ले सकती थी। सॉरी पूरी कोशिशों में थी कि किसी तरह जहांज़ेब को इससे रिश्ते के लिए मना लें। जहांज़ेब, तुम ये बात समझते क्यों नहीं हो कि वह कमियों की लड़की है? उनके यहाँ पढ़ाई के चौंसले नहीं उठाए जाते। फ़कीर को शाह बना दो तब भी उसकी हसरत की गद्दागारी नहीं जाती।
उनके जुमले पर जहांगीर ने बेचैनी से पहलू बता, जबकि अम्मा भी जोरों शोर से इन्हें कायल करने में जुटी हुई थी। जानते हो, हमारे वक्तों में कहानी सुनाई जाती थी कि एक दफ़ा फ़कीरनी की शादी बादशाह से हो गई। शादी के बाद फ़कीरनी दिन ब दिन कमज़ोर होती है। हकीमों ने बताया कि वजह इसका कम खाना है। और वाकई बादशाह ने महसूस किया कि दस्तरखान से वो बस चंद नवाले ही लेती थी। हर तरह का खाना उसके लिए पकवा लिया गया, लेकिन इसकी भूख न खुली। मुल्क के बड़े बड़े हकीमों और दानिश्वरों को बुलाया गया, तो किसी ने बादशाह को मशवरा दिया कि बजाय शाही दस्तरखान लगाने के महल की ताकचों में थोड़ा थोड़ा खाना रख दिया जाए और सब वहाँ से हट जाएं। यूँ ही किया गया और बादशाह छुपकर उसके रद्द-ए-अमल का इंतज़ार करने लगा। उसकी हैरत की इंतहा ही न रही जब फ़कीर ने इन ताकचों में से चुन चुन कर खाना शुरू किया और अपना शिकम सैर किया। बादशाह ने दानिश्वर को बुलाया और उसकी वजह जाननी चाहिए, तो उसने कहा कि बादशाह सलामत, आप किसी का रुतबा बदल सकते हैं, उसकी सोच और खसलत नहीं। अम्मा भी ने तंज़िया लहजे में बोलते हुए एक बार फिर सायरा की जानिब देखा, जो अपने मुस्तकबिल के मुतालिक लिए जाने में फ़ैसले से अनजान बाकी सब बच्चों के हमरा अब अंदर की जानिब बढ़ रही थी कि उनका खेल ख़त्म हो चुका था। अभी आपकी बात ठीक है, मगर मामला अगर सिर्फ फितरत का होता तो जंगल के बादशाह को सुला कर सर्किस का शेर नहीं बनाया जा सकता था। मैंने 8 साल की उम्र से सायरा की तरबियत की है और मुझे तरबियत पर पूरा भरोसा है। अब की बार अनीसा ने भी बोलने की हिम्मत की थी कि यूँ बार बार सायरा के लिए इनके हिद्दत आमेज़ अल्फाज का इस्तेमाल उनके दिल के अंदर भी चीर देता था। लाख उन्होंने उसे पैदा नहीं किया था, लेकिन वो इन्हें अपनी वाकई औलाद की तरह ही अजीज़ थी। बहू, मैंने ये अपने बाल तजर्बे की भट्टी में सफ़ेद किए हैं। परवरिश और तबीयत काम आती तो कम अज़ कम मेरा बेटा ऐसी बेवकूफ़ियाँ अंजाम ना देता फिरता। लेकिन ना जी, मुझ बुढ़िया को तो खपटी समझ लिया है तुम लोगों ने। गैज़ो गज़ब में भरी वो दोनों मियाँ बीवी को बारी बारी देख रही थी, जो बसरदे एहतराम गर्दन झुका कर बैठ गए थे। अम्मी के अपने ही फ़लसफ़े थे, जिनसे वो दोनों चाहकर भी इख्तिलाफ़ नहीं कर सकते थे। इन्हें जहांज़ेब की नरम तबीयत हमेशा ही गिरां गुज़री थी, लेकिन इतना अरसा गुज़र जाने के बावजूद ना इनकी सोच बदली थी, ना जहांज़ेब की फ़ितरत। अम्मा, सारा को मैंने औलाद बनाकर पाला है और जो नुकसान मैंने उसका किया है, उसका अज़ाला मैं अपनी पूरी ज़िंदगी उस पर निछावर करके भी नहीं कर सकता। आप मेरी माँ हैं, आपकी हर बात सारा आँखों पर। मेरी मजाल नहीं कि आपकी हुक्म अदोली करो, लेकिन मेरे अंदर पलते एहसास जुर्म को अगर सायरा का रोशन मुस्तकबिल थपक कर सुला सकता है, तो मुझे ये काम करने दें। ये आपका मुझ पर एक और एहसान होगा। उनके हाथों को चूम कर आंखों से लगाते हुए वजाहत से बोले कि अब्बासी से अगर किसी तरीके से कुछ मनवाना होता तो वह फ़कत जज्बातियत ही थी। अपने औलाद की ख्वाहिशात पूरी करना उनकी अवलीन तरजीह हुआ करती थी, वरना ज़िद, ज़ोर, ज़बरदस्ती और हठधर्मी में इन्हें कोई मात नहीं दे सकता था। जहांज़ेब औलाद बनाकर पालने में औलाद होने में फ़र्क होता है। तुम माशाल्लाह 3 बेटों के बाप हो और बेटे भी वो जो अब माशाल्लाह से जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके हैं। एक गैर लड़की को लोगों से बचाते बचाते कहीं तुम अपना ही घर न जला डालो। वो लड़की बहुत शातिर, बज़ाहिर नज़र आने वाली अपनी मनमोहनी सूरत से लोगों के दिलों में घर करना उसके बाएं हाथ का खेल है। सोच लो कभी ये ना हो कि वो अपने मोहसिन के घर में ही नकब लगा जाए और तुम जिस एहसास जुर्म का कफ़ारा अदा करना चाह रहे हैं, वो कल को एहसास नदामत बन जाए। अगर जहांज़ेब से लफ्ज़ों के खिलाड़ी थे तो अम्मा भी उनकी माँ थी। वो भी अब बात को घुमाकर नरम लहजे में इनकी खैरख्वाह बनकर जाल बुन रही थी कि इन्हें हर हाल में सायरा से छुटकारा चाहिए था। अपने पोते की बदलती निगाहों ने इन्हें पिछले 3 माह से अंगारों पर लुटा रखा था और किसी भी सूरत ये होने ना दे सकती थी। वो जो एक नज़र में बाम गई थी, उसके साथ रहने वाले अभी तक न जान सके थे। सो वो ज़ुलैदैन की दोबारा गरामत से कबल ही नैया प्यार लगा देना चाहती थी। उनकी गहरी निगाहें जो जहांज़ेब सियाल के सुते हुए चेहरे पर जमी थी, जहाँ सोचों का एक जाल बिखरा हुआ था, लगता था तीर निशाने पर लगा था। जहांज़ेब की खामोशी पर वफ़ात खाना अंदाज में दुपट्टा सर पर जमाते दोबारा तस्बीह के दाने गिराना शुरू हो चुकी थी, क्योंकि जिस हिसाब से पत्थर पर पहली चोट लग चुकी थी। अनीसा भी गुमसुम सी बैठी अनजाने खौफ और धड़कते दिल के साथ बारी बारी दोनों माँ बेटी को देख रही थी। जहांज़ेब की चुप इन्हें हिला रही थी। उनका दिल कर रहा था कि वो इन्हें झंझोड़ें, कि सायरा के हक़ के लिए आवाज़ उठाएं, तो इस बेआसरा और यतीम बच्ची के साथ हक़-तलफ़ी ना होने दें। लेकिन वो नहीं जानती थी कि अम्मा की इस बात ने जहांज़ेब सियाल के दिमाग में सोच का एक नया दर वाक़ किया था। उनकी खामोशी एक बहुत बड़े फ़ैसले का पेश ख़ैमा थी। इन्हें अब वाक़ई इस नहज पर सोचना था। जवान होते लड़कों के बीच एक गैर जवान लड़की का रहना वाकई मुनासिब बात नहीं थी। ज़हन में ताने बाने बुनते वो अपनी जगह छोड़कर खड़े हुए और लंबे लंबे डग पड़ते अंदर की जानिब चले, जबकि पीछे बैठी दोनों ख़वातीन इनकी खामोशी से नतीजे गर्ज करती अपनी अपनी सोचों के मीदार पर घूम रही थीं। जाने अब क्या देखना लिखा था सायरा खुदाबख्श की किस्मत में। रात कसर के मकीनों पर खासी भारी गुजरी थी। साया और ज़ुलैदैन दोनों ही यादों के बंद दरीचों के खोल थे। माजी में जानते सारी रात सोचों में गलता रहे थे। अलीज़ा और ऐबक का अपना मंसूबा किसी सूरत कामयाब होता नहीं दिखा, तो अमान अपने 2 अज़ीज़ जान लोगों के दरमियान की तलख़ी
और बिना जवाब नफरत की दीवार से परेशान रहा। बिलाहा ये तारीख और तवील रात अपने अख्ताम को पहुँच के गई। एक बोझल सुबह ने कस्से स्याल पर अपने पर फैलाए थे। रात के आखिरी पहर आने वाले तंदो तेज़ तूफान ने ऐसा गजल बजाया कि बरगद के पेड़ पर बना नन्ही चिड़िया का घोंसला भी ज़मीन बोस हुआ था। वो बेचारी दरख्तों की पनाह में दुबकी बैठी थी। साया रोज़े फजर के बाद इस चिड़िया को दाना डालते इससे ढेरों बातें किया करती थी, मगर आज वो इस मासूम की हालत से बेहद अपनी ही सोचों में गलता थी। कसर के अंदर और किचन में नाश्ते की तैयारी ज़ोरों शोर से जारी थी। अनीज़ा और जहांज़ेब सियाल क़याम गाह में बड़ा जुमाना अपने बच्चों के आने का इंतज़ार कर रहे थे। जहांज़ेब सियाल हस्बे आदत चेहरे के सामने अखबार फैलाए हुए थे, जबकि अनीज़ा मैगज़ीन खोले इसकी सुर्खियाँ मुलाहिज़ा फरमा रही थी। रात भर जागते रहने के बाद सायरा अब नाश्ते के लिए नीचे आई। गुज़िश्ता रात उसने हिम्मत करके ज़ुलैदैन के सामने अपने अंदर दबा सारा गुस्सा तो निकाल दिया था, मगर अब इसे ज़ुलैदैन के मुतवक्का रद्द-ए-अमल का भी लड़का लगा हुआ था, जो आज सुबह ही सुबह ख़राब मूड के साथ बिना किसी से बात किए घर से निकल गया था। यही वजह थी कि सायरा इस वक्त कुछ पुरसुकून लग रही थी, मगर उसकी आंखों की सुर्खी उसकी अंदरूनी हालत की गमाज़ थी। वो सुबह ही सुबह घर में कोई बदमज़गी ना चाहती थी, सो इस सुर्खी को छुपाने की नीयत से वो जल्दबाजी में अनीज़ा और जहांज़ेब सियाल को सलाम करती किचन की जानिब बढ़ गई, ताकि अपने हाथों से जहांज़ेब सियाल के लिए चाय बना सके। अमान, अनीज़ा और ऐबक हमेशा की तरह दबी दबी आवाज़ में बहस करते एक साथ लाउंज में आए, तो इन्हें देखते अनीज़ा और जहांज़ेब सियाल फक्त मुस्कुरा कर रह गए। ये इनका मामूल था, मगर आज की इस बहस व तहमीज़ के पीछे का असल मौजू ताहाल उन दोनों से महफी ही था। ऐबक और अमान के बीच सारा ज़ुलैदैन को लेकर तकरार हो रही थी। अमान का ख्याल था कि ऐबक के आइसक्रीम खाने के मंसूबे की वजह से ही इन दोनों में झगड़ा हुआ है, जबकि अलीज़ा इन दोनों को खामोश करवाती अब इन दोनों से ही उलझ रही थी। मगर सारे वाक़या का असल कसूरवार इनके सामने नहीं आया था, जो थी ज़ुलैदैन सियाल की गलतफ़हमी, या उसकी सायरा से खुद साख्ता नफ़रत, या फिर ये कुछ और था जो इन सब की नज़रों से महव था। अगर ज़ुलैदैन के दिल में सायरा खुदाबख्श की मोहब्बत भी नप रही थी, तो फिर ये गलतफ़हमी की दीवार कहाँ से उठ खड़ी हुई थी, जो सब कुछ ही अपने आड़ में छुपा गई थी। न जाने ये तीनों कब बड़े होंगे, अनीज़ा ने जहांज़ेब सियाल की जानिब देखते मसनूई बेज़ारी से कहा, तो यह बात अमान के तेज़ कानों तक भी रसाई पा गई। हम छोटे ही ठीक हैं डैड, क्योंकि सुना है कि जब लोग बड़े हो जाते हैं तो फिर छोटी छोटी बातों पर इनकी लड़ाइयाँ, झगड़े और नफ़रतें भी बड़ी हो जाती हैं। अमान ने उनकी जानिब आते संजीदा लहजे में कहा, जिसने सबको ही हैरान किया था। अमान से इतनी गहरी बात की तवक्का किसी को ना थी। सबकी आंखों में उबलती हैरत को बाम थे। अमान ने खुद को संभाला। मेरा मतलब है डैड, पहले हमसे बड़ों को थोड़ा बड़ा हो जाने दें, फिर हम भी बड़े हो जाएंगे। अमान ने ऐबक की जानिब देखते ज़ुमानी अंदाज में कहा, तो अनीज़ा और जहांज़ेब सियाल ने इसकी बात को किसी और ही पैराए में लिया और वो दोनों ही मुस्कुरा दिए। अच्छा ये बताओ ज़ुलैदैन कहाँ है? आया नहीं अभी तक? जहांज़ेब सियाल ने अब की बार ऐबक को देखते सवाल किया, तो ऐबक, अलीज़ा और अमान में नज़रों का तबादला हुआ। जी बाबा जान, भाई आज जॉगिंग पर गए थे, बस फ्रेश होकर आ रहे हैं। ऐबक ने जवाबन कहा, तो वो लोग सर हिला गए। ज़ुलैदैन के लौट आने से बेखबर सायरा खुद को लेकर ज़ुलैदैन के ख़यालात के बारे में ही सोची जा रही थी। ज़ुलैदैन सियाल सायरा को लेकर बचपन से एक उलझा हुआ, अनापरस और गैर मुतवक्का किस्म का इंसान साबित हुआ था। जब सब ने इसे कबूल कर लिया था, तो वो अपने दिल में उसके लिए नफरत पालता रहा। जब सायरा ने उसकी बेइत्तनाई को कबूल करते उसे मज़ीद कोई भी उम्मीद लगाना छोड़ दी, तब वो उसकी परवाह करने लगा, जिसने सायरा के मासूम दिल में मोहब्बत के फूल खिला दिए। उसका मेहरबान रवैया सायरा खुदाबख्श के लिए किसी एजाज़ से कम न था। फिर हालात ने पलटा खाया और किस्मत ने इसे ज़ुलैदैन सियाल के मनकूहा बना दिया। तब जब सायरा को ज़ुलैदैन सियाल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब इसको इससे नरम रवैया रखना चाहिए था, इन हालात में सायरा को थामना चाहिए था, तो उसने बिना सच जाने, बिना उसकी बात सुने सायरा से अपनी बिला जवाब नफरत का इजहार किया, और उसकी वजह से सब छोड़ छाड़ कर सबसे दूर चला गया। उसकी खुद साख्ता जिला वतनी ने सायरा को अपनी ही नज़रों में सियाल ख़ानदान का मुजरिम बना दिया, और अब जब सायरा को लगता था कि 10 साल बाद वो संभल चुकी है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है, वो खुद को इतना मजबूत बना चुकी है कि उसे किसी की बेइत्तनाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो शख्स एक बार फिर लौट आया था, जो उसे अपनी नफरत और बेजारी के निश्चय चुभोकर इसे एक बार फिर से 10 साल पीछे धकेलना चाहता था। मगर सायरा तहैया कर चुकी थी कि वो इस बार इसे ऐसा नहीं करने देगी, वो फिर से कमज़ोर नहीं पड़ेगी, वो फिर से किसी को भी अपने दिल को छलनी करने की इजाज़त नहीं देगी। जो लापरवाही का चुगा वो पहने हुए थे, उसमें गुज़िश्ता रात के बाद आया छेद वो किसी को भी दिखाने के मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी। हाय अल्लाह, सारी चाय गिर गई। वो सोचों में गलता बावर्ची खाने में एक शेल्फ से टेक लगाई खड़ी थी, जब तीनों की चीख नवा पुकार ने उसे सोचों से बाहर ला पटका। ओ मेरे खुदाया! सायरा ने होश में आते ही चूल्हे का बटन घुमाया, मगर तब तक देर हो चुकी थी। चाय पतीली से उबल कर चूल्हे पर गिरती एक धार की सूरज फर्श पर गिरने लगी थी। सायरा ने बुखला कर पैन उठाना चाहा, तो बीनों ने उसे रोक दिया।
आप रहने दे, मैं ये साफ़ करती हूँ। पीनो ने चाय की पतीली गैस से हटाते इसे काउंटर पर रखकर फ़र्श की सफाई शुरू कर दी। शुक्रिया पीनो, मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ है। तुम जब तक ये साफ़ करती हो मैं बाकी चीज़ें निकाल देती हूँ। पीनो का शुक्रिया अदा करती वो पीनो की मदद की गर्ज से अलमारी खोलकर उसमें से केक रस का डिब्बा निकालकर उसे प्लेट में सजाने लगी। उसके बाद उसने जूसर में से फ्रेश जूस जग में डाला और अमान के लिए काटे गए फ्रूट्स की प्लेट भी ट्रे में रख दी। इस सब का मकसद खुद को मसरूफ़ करके अपने जहन के रात के वाले वाक़या से हटाना था। अलीज़ा सायरा को देखने के घर से किचन में आई तो वो इसे पानी का गिलास हाथ में लिए किसी गहरी सोच में डूबी नजर आई, जबकि पीनो नाश्ते की ट्रे उठाती बाहर निकल गई। सायरा आ जाओ बाहर, अलीज़ा ने गहरी नज़रों से देखते बाहर आने का कहा तो वो जवाब में मुस्कुराहट में सर हिलाती, बिना किसी पसो पेश के पानी का गिलास वापस शेल्फ पर रखती उसके साथ बाहर की जानिब चल पड़ी। बेगम साहिबा, नाश्ता लग गया है, आप लोग आ जाएं। पीनो जो नाश्ते के लवाजमात मेज़ पर सजा चुकी थी उसने अनीज़ा को नाश्ता तैयार होने की इत्तला दी थी। सायरा को भी बोलो आ जाए। अनीज़ा ने पीनो से सायरा को बाहर बुलाने का कहा ही था कि इसी वक्त वो अलीज़ा के हमरा वहाँ आई थी। वो सब नाश्ते की मेज़ पर बैठ गए, सिर्फ ज़ुलैदैन वहाँ मौजूद न था। अमान और ऐबक गहरी नज़रों से सायरा के चेहरे के तासुरात जांच रहे थे, जो सायरा ने बहुत शिद्दत से महसूस किया था। अमान, नाश्ता मेरे मुंह पर नहीं मेज़ पर पड़ा है। सायरा ने मेज़ पर नज़र गाड़े दबे दबे लहजे में अपने दाएं जानिब बैठे अमान को घूरा तो सटपटा कर नाश्ते की तरफ अपनी तवज्जो मजबूल कर गया। आज जाओ यंग मैन, लेट हो गए हो आज तुम। जहांगीर सियाल ने मेज़ की जानिब आते ज़ुलैदैन सियाल को देखकर पुरजोश अंदाज में कहा तो सायरा के मुंह तक जाता हाथ पल भर को थमा। ऐबक, अलीज़ा और अमान की नज़रें भी सायरा और ज़ुलैदैन की गिर्द गर्दिश कर रही थी। ज़ुलैदैन ने भी आते ही अपनी नज़रों से सबसे पहले सायरा का निशाना बांधा था, जो उसकी नज़रों की तपिश अपने वजूद पर महसूस कर रही थी, मगर उसने इसकी जानिब निगाह उठाकर देखना तक गवारा नहीं किया। ऐबक और अमान ने सायरा को फिक्रमंदी से देखा, जिस पर इनके भाई की स्याह घूर दहकती निगाहें जमी हुई थी, यूँ जैसे इसे नज़रों से ही जलाकर खाक सर कर देगा। क्या हुआ वली मेरी जान, तुम ठीक तो हो? लुक एट योर आइज़, तुम रात भर सोए नहीं? अनीज़ा सियाह फिक्रमंदी से अपनी जगह से उठकर ज़ुलैदैन की जानिब गई, जो अभी भी वहीं खड़ा था। अम्मा जान, मैं ठीक हूँ, बस रात भर इस सर दर्द की वजह से सो नहीं पाया। ज़ुलैदैन ने कुनक्कियों से सायरा को देखते हुए फिर दोबारा माँ की तरफ मुतवज्जा हुआ। अब प्लीज़ बैठें। वो इन्हें लेकर आगे को बढ़ा। तो सर दर्द की दवा ले लेते। अनीज़ा को अभी भी ज़ुलैदैन की फ़िक्र लगी हुई थी। इस सर दर्द तो उम्र भर का साथ रहा है, कोई भी दवा यहाँ काम नहीं आएगी। ज़ुलैदैन ने सायरा को जितलाती नज़रों से देखते अपनी कुर्सी संभालते हुए कहा। सायरा को लगा जैसे सर दर्द का लफ्ज़ ज़ुलैदैन ने बतौर ख़ास उसके लिए इस्तेमाल किया हो। माथे पर बल डाले सायरा ने बेसाख्ता एक नज़र ज़ुलैदैन को देखा था। एक पल को दोनों की नज़रें टकराईं तो सायरा को ज़ुलैदैन की आंखों में हमेशा की तरह गुस्सा, नफ़रत, इश्तिहाल और न जाने क्या क्या नजर आया था, मगर सायरा की बेतासिर नज़रों को देखकर ज़ुलैदैन ठिठका। सायरा ने फ़ौरन नज़रें फेर लीं। ज़ुलैदैन को सायरा से इतनी बहादुरी की उम्मीद करता न थी। रात के बाद इतना बेतासुर अंदाज ज़ुलैदैन की रूह को चौंके लगाने लगा। वो जो अभी तक ये समझ रहा था कि वो सारी तल्ख़ बातें सायरा ने अपना भरम कायम रखने को कही थी, और दोबारा उसके सामने आते ही वो अपने इस दिखावे को जारी नहीं रख पाएगी। अब सायरा का रवैया इसे ये बावर करवा रहा था कि इसने जो कुछ भी कहा था वो हवाई बातें नहीं बल्कि हकीकत थी। वो जिसकी वजह से रात भर सुलगता रहा था उसे किसी बात की परवाह ही ना थी। वो इतनी जज्बाती या स्याही तो कभी ना रही थी। उसे इल्म ही ना था कि इन बेतासिर निगाहों के पीछे 10 सालों की थकन पिन्हा थी, मगर मुकाबिल को उसे छुपाने का हुनर आ गया था। बेटा, नाश्ता शुरू करो। जहांगीर सियाल ने ज़ुलैदैन की निगाहों का मरकज़ जांचते उसे नाश्ते की जानिब मुतवज्जा करना चाहा। ऐबक, अलीज़ा और अमान का रवैया भी इन्हें कुछ हद तक मामला समझा रहा था कि इस महबूब सी खामोशी के पीछे जो भी वजह थी वो सायरा और ज़ुलैदैन को लेकर ही थी। जहांगीर सियाल ने दुनिया देख रखी थी, अपने बच्चों को इतना तो वो समझ ही सकते थे। जी। ज़ुलैदैन ने यकलफ्ज़ी जवाब देकर नाश्ता शुरू किया, मगर नाश्ते के दौरान भी उसकी नज़रें गाहे बगाए सामने बैठी सायरा पर पड़ रही थी, जो खुद को लाताल्लुक़ ज़ाहिर करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। इसी दौरान अनीज़ा ने चाय की केतली उठाई तो वो हाली थी। वो पीनो को आवाज़ देने लगी, मगर सायरा को मौका से फ़ायदा उठाते वहाँ से जाने का बहाना मिल गया। अम्मा जान, मैं ले आती हूँ चाय, पीनो किसी काम में लगी होगी। बिना कोई जवाब सुने वो केतली उठाई किचन की जानिब चली गई। अनीज़ा और जहांगीर सियाल में भी नज़रों का तबादला हुआ। वो दोनों ही शायद कुछ मामला समझ रहे थे। ऐबक, अमान और अलीज़ा की आंखों में इशारे अभी भी चल रहे थे। कुछ ही देर गुजरी थी जब पीनो चाय की केतली उठाए नाश्ते की मेज़ तक आई। अरे पीनो, सायरा कहाँ है? अनीज़ा ने हैरत से सवाल किया तो ज़ुलैदैन ने भी सर उठाकर पीनो और इसके पीछे किचन के दरवाजे की सिमत देखा। जी, वो कह रहे सन कि कोई ज़रूरी फ़ोन आया है, इसलिए वो किचन के दरवाजे तो बाहर लान विच निकल गए। पीनो के गुलाबी होठों पर सबने ही ज़ुलैदैन की जानिब देखा, जिसके चेहरे के बदलते तासुरात सबने ही महसूस किए थे। सायरा की थाली पर नज़र डालते ही वो समझ गया था कि वो ऐसा सिर्फ उसकी वजह से कर रही है, वरना सियाल ख़ानदान का ये एक असूल था कि खाने की मेज़ से कोई खाना ख़त्म किए बिना
बिला वजह उठकर नहीं जाता था। हाँ, कोई ज़रूरी कॉल होगी, अलीज़ा ने बात संभालने की गरज से कहा, तो ऐबक ने भी तायदी अंदाज में सर हिलाया। जुलैदैन ने इस्तेहज़ाइया नज़रों से इन दोनों मियाँ बीवी को देखा। सभी इस सूरत हाल को समझ रहे थे, मगर फ़िलवक्त इस पर तबसरा करना मुनासिब न था। वो सब अपने नाश्ते की जानिब मुतवज्जो हो गए, जबकि जुलैदैन अंदर ही अंदर खोल रहा था। सायरा की जानिब से यूँ नज़रअंदाज किया जाना उसकी मर्दाना ना के लिए नाकाबिले कबूल था। इसी उलझन और सोचों में डूबे उसने अपने कप में चाय निकाली और इसी गायब दिमागी में इसने कप लगों से लगा लिया। पहला घूंट भरते ही उसे हैरत ने घेरा था। चाय का जायका हर बात से अलग और अच्छा था। हर चीज़ मुनासिब मिकदार में डाली गई थी। चाय का वो एक कप उसकी उलझन, बेचैनी और सायरा की जानिब से नज़रअंदाज किया जाना तक भुला गया। उसकी चाय और नाश्ते से रग़बत देखकर सब अंदर ही अंदर मुतमईन हो गए। जहांज़ेब सयाल नाश्ता ख़त्म करके अपने कमरे की जानिब चले गए तो अनीज़ा भी उनके पीछे उठ गई। तीनों नाश्ते की मेज़ से बर्तन उठाने आई तो उसे देखते ही जुलैदैन ने उसकी चाय की तारीफ़ करना अपना फ़र्ज़ जाना। पीनो, आज बहुत अच्छी चाय बनाई है तुमने, रोज़ ऐसी ही बनाया करो। जुलैदैन की बात पर ऐबक और अलीज़ा ने बेसाख्ता उम्र डाले हुए मुस्कुराहट दुबाते जुलैदैन को देखा तो जूस पीते अमान को तो अच्छू ही लग गया था। पीनो भी होंकों की तरह इन सब के रंग बदलते चेहरों को देख रही थी। क्या हो गया है अमान? जुलैदैन ने माथे पर बल डालकर तफ्तीशी अंदाज में अमान को देखते इस्तफसार किया। नहीं, कुछ नहीं। अमान ने अपना सांस बहाल किया तो ऐबक ने भी मुंह पर हाथ रखते अपनी हंसी को रोकना चाहा। रात भर की कुल्फत कहीं दूर जा सोई थी। ऐसा बेअसली हाथ से ने जुलैदैन बाबा, क्या चाय तो सारा भी ने बनाई सी। पीनो अपने महसूस अंदाज में कहकर खाली बर्तन उठा के किचन की जानिब चली गई। पीछे बैठा जुलैदैन सयाल चाय के कप को खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगा, जैसे वह कप में ही खुद सारा जुलैदैन सयाल हो, मगर दिल ही दिल में वो इस चाय और चाय बनाने वाली के हाथ के जायके से ज़रूर मुतासिर हुआ था। ऐबक, अलीज़ा और अमान ने एक दूसरे की जानिब मुस्कुराहट उछाली। वो सब भी जानते थे कि जुलैदैन सयाल जब से आया था सायरा के हाथ की चाय इससे चखी तक नहीं थी। जिस दिन सायरा चाय बनाती वो काफ़ी मांग लेता या जूस पीकर गुजारा कर लेता, मगर आज जो उसके लबों ने सायरा के हाथों का चाय का जायका चख लिया था तो इसकी ज़बान तारीफ़ करने से बाज ना आई थी। तो आमगाह से पहले वाली राहदारी से गुजरती सायरा ये सारी गुफ्तगू सुनकर रुकी। वो अभी अभी नन्ही चिड़िया पर बीती आफत के बाबत जानकर माली बाबा को उसके लिए नया घोंसला बनाने का कहकर बोझल दिल के साथ अंदर लौट आई थी। इस सारी गुफ्तगू पर इसके चेहरे पर एक तंज़िया मुस्कुराहट उभरी। वो जानती थी कि जुलैदैन ने गलत फहमी में चाय पी ली है, वरना सायरा के हाथ की चाय तो उसके लिए जैसे हराम थी। जुलैदैन कुछ देर वहीं बैठा रहा और फिर एक कड़ी नज़र इन तीनों पर डाली जो नाश्ता ख़त्म करके वहीं बुत बने बैठे थे। ड्रामा चल रहा है क्या यहाँ, जो आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हो? खुद पर पड़ती इन तीनों की नज़रों से जिद होता वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। उसके जाते ही इन तीनों का फलक शगाफ कहका उबरा, जिसे जुलैदैन ने बखूबी सुना। अपनी गायब दिमागी पर खुद को कोसता वो गास से दरवाज़ा बंद करता अपने कमरे में बंद हो गया। जुलैदैन के जाते ही ऐबक की नज़र लाउंज से गुजरती सायरा पर पड़ी तो उसने अलीज़ा को इशारा करके उसकी जानिब मुतवज्जा किया। अगले ही पल वो तीनों उसके सर पर हाजिर हो गए थे। क्या है, क्यों मौत के फरिश्ते की तरह मेरे सर पर नाजिल हो गए हो यूँ तुम तीनों? सायरा ने तने हुए चेहरे के साथ तीनों को देखते सवाल किया। तुम्हें बताने आए हैं कि तुम्हें सकरू शोहर ने आज तुम्हारे हाथ की चाय चख ही ली है। ऐबक ने किसी अहम खबर का ऐलान करने के अंदाज में कहा। हाँ, वली को चाय बहुत पसंद आई, इनफैक्ट उन्होंने तारीफ़ भी की। अलीज़ा ने मज़ीद बताया ताकि सारा खुश हो जाए, मगर इसका चेहरा हनूज़ बेतासुर ही रहा। और जानती हो, भाई का दिल चाहा था कि चाय बनाने वाले के हाथ चूम ले। अमान ने भी मुबालगा अमेज़ी की आदत के मुताबिक बात बढ़ा चढ़ा कर बयान की। ऐबक और अलीज़ा ने अपनी मुस्कुराहट को छुपाने की ज़हमत न की, जिस पर सायरा को मज़ीद तैश आया था। और मेरा दिल चाहता है कि झूठ बोलने वाले की ज़बान काट दूँ। सायरा का बलजस्ता जवाब पाया। अमान खुशहाली हंसने लगा। ओह अच्छा, वो सब छोड़ो, अब तुम होड़ बहाल करो ना। अलीज़ा ने सायरा को कंधों से थामते ज़िद्दी अंदाज में कहा। मेरा मूड बिल्कुल ठीक है अलीज़ा, और मुझे ऐसी किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी बला से वो चाय पिए या ना पिए। अब तुम तीनों प्लीज़ इस मौजू या गुज़िश्ता रात के बारे में मुझसे कोई बात नहीं करोगे, क्योंकि मैं गैर ज़रूरी बातों को भूल जाना चाहती हूँ। सायरा अटल लहजे में कहती सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। जब अपने कमरे के दरवाजे से निकले जुलैदैन पर पड़ी तो दहकती नज़रों से उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे के तासुरात इस बात का मुँह बोलता सबूत थे कि वह इन चारों की गुफ्तगू सुन चुका है। उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करती सारा मजबूत कदम उठा के अपने कमरे की जानिब चली गई। पीछे खड़ा जुलैदैन अपने लब और बुटिया भींच कर रह गया। अपने बहन भाइयों के सामने सारा की जन्नत से अपने लिए ऐसी बातें सुना जुलैदैन सयाल के लिए कहाँ काबिल बर्दाश्त था। गुस्से से खोलता हुआ तूफ़ान की तरह एक बार फिर घर से निकल गया। अमान, ऐबक और अलीज़ा भी बेबसी से बाहर जाता देखते रहे। जाने ये ऊँट अब किस करवट बैठना था। जारी है। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई किस्त के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।